नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज का अपना जो टॉपिक है वो सल्तनत काल है। साथियों, ये जो हमारी अपनी घटना चक्र की सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की हर अपडेट्स मिलती रहे। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ कमेंट भी करें। और चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो साथियों, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को। अगला क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, वह है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो साथियों, अजमेर में स्थित है। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है वह है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका जो स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो साथियों, वह लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। वह कौन से संगीतकार हैं जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्होंने पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, वह अमीर खुसरो जी हैं। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो साथियों, दिल्ली से दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदली थी। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो साथियों, वह थे हरिहर प्रथम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो साथियों, हम्पी हुआ करता था। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण करता वह रुद्रदेव थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो साथियों, वह सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों, राजा जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में यह बनवाया गया था जंतर मंतर। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो साथियों, ये खगोलीय वेधशाला है। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों, वह महाराजा सवाई प्रताप जय सिंह ने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था? तो साथियों, हायसल साम्राज्य के दौरान जो है चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो साथियों, वह चार मीनार का जो निर्माण किया गया था वह प्लेग के उन्मूलन में किया गया था। उन्मूलन की याद में प्लेग बीमारी जो फैली थी, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा मीनार है? तो साथियों, चार मीनार है जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद शाह की समाधि है। मैसूर महल जो है वह भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है। यह वोडेयार महाराजा का निवास भी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप है। साथियों, निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद बिन कासिम। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा मोहम्मद बिन कासिम। दमिश्क के खलीफा वलीद और उसकी इराकी गवर्नर हज्जाम ने 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध पर किया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इसके पश्चात 712 ईस्वी में हज्जाम ने सिंध विजय का दायित्व मीर कासिम को सौंपा। वह वीर और कुशल सेना नायक था। उसने सिंध के शासक दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था?
तो साथियों वही उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछे हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। यह अरब देश का था। इस आक्रमण का कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन है सूफी संतों के आगमन के बाद, और 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद, 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरब के आक्रमण के बाद। अगला ऑप्शन है मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। तो साथियों ये जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। अगले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो मीर कासिम के सिंध आक्रमण के पूर्व खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाने की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया, परंतु वह असफल रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए। इसके बाद अनेक अरब व्यापारी भारत के मालाबार समुद्री तट पश्चिमी तट पर आकर बस गए। इसके बाद आपसी आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई। अगला जो क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो साथियों ऑप्शन है 12 बार, 15 बार, 17 बार और 18 बार। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 17 बार। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसका सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था, जिसमें वह कुछ सीमांत किलों पर अधिकार करने में सफल रहा। उसके बाद उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को परास्त किया, जिसे उसके इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु लिखा है। उसका अंतिम आक्रमण 1027 में सिंधु के जाटों पर हुआ। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो साथियों ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद और फिरदौसी। तो साथियों राजा जयपाल जो थे वह महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए थे। पहले भारतीय राजा थे और 27 नवंबर 1001 को पेशावर के निकट जयपाल व गजनवी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल पराजित हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? तो साथियों ऑप्शन है अल बरूनी, अल राजी, अल फिरदौसी और अल मुस्तफा। तो साथियों अल बरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था। इसने पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था, और अल बरूनी के शासनकाल में जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। प्रसिद्ध अरब यात्री अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था। वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि एवं इतिहासकार था। इसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। यहाँ रहते हुए उसने खगोल विद्या, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, पुराण, चिकित्सा शास्त्र व रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत अध्ययन किया। उसकी पुस्तक तहकीक ए हिंद 11वीं सदी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? साथियों ऑप्शन है अबुल फजल, फिरदौसी, अकबर और बाबर। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह फिरदौसी होगा, शाहनामा के लेखक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों में? तो साथियों 4 राजवंशों में, 7 राजवंशों में, 5 राजवंशों में या 6 राजवंशों में? तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है 5 राजवंशों के द्वारा। दिल्ली सल्तनत पर क्रमशः शासन करने वाले 5 राजवंश, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक, सैयद वंश जो है वह 1413 से 1451 तक तथा लोधी वंश जो है वह 1451 से 1526 तक जो है शासन किया था। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? तो साथियों ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश और बलबन। तो साथियों ऑप्शन ए जो होगा मोहम्मद गोरी, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी के बाद उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ। 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति प्राप्त हुई और ऐबक लाख बख्श व कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध था।
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों ऑप्शन ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, कैकुआद, इल्तुतमिश और बहमन शाह। तो साथियों ऑप्शन ए जो होगा वह कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो साथियों ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर और अहमद शाह अब्दाली। तो साथियों जो है ऑप्शन ए जो है इल्तुतमिश वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उपरोक्त में से इल्तुतमिश दास राजवंश से संबंधित है, गुलाम वंश से संबंधित। वह इलवरी तुर्क था, हुमायूं तथा अकबर मुगल राजवंश से तथा अहमद शाह अब्दाली अफगान वंश से थे। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? साथियों ऑप्शन है हुमायूं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन और शेरशाह। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह गुलाम वंश से संबंध रखने वाला वह इल्तुतमिश ही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का अधिकार रहा। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी इलवरी तुर्क तथा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अगला क्वेश्चन है 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो साथियों ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बाबर, सिकंदर लोदी और इल्तुतमिश। तो साथियों ऑप्शन डी इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक बैठा। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। छोटा बालक तेजुमिन बड़े होने पर कहलाया। ऑप्शन है अत्तिला, दहुन, चंगेज खान और सुलेमान प्रतापी और तैमूर लंग। तो साथियों जो तैमूरजिन था वह चंगेज खान के नाम से, जिसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चंगेज खान। चंगेज खान का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। चंगेज खान मंगोलिया का निवासी था। चंगेज खान ने मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार की। उसने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया और ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को हराया। उसने उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मकबरनी का चंगेज खान ने सिंधु नदी का तक पीछा किया। चंगेज के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान जो था वह इल्तुतमिश ही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? साथियों ऑप्शन है चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई और बेगम हजरत महल। तो साथियों इसका जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वह प्रथम महिला शासिका थी, मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया ही एकमात्र मुस्लिम स्त्री थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? साथियों ऑप्शन है रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो साथियों ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार, जिसका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्माण किया, कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। उसे हिंदू व जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों ऑप्शन है 188 फीट, 238 फीट और 388 फीट और 488 फीट। तो साथियों जो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 238 फीट। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक
द्वारा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया यह मीनार दिल्ली से 12 मील की दूरी पर मेहरौली गांव में स्थित है। ऐबक इस इमारत की 4 मंजिलों का निर्माण कराना चाहता था, पर एक मंजिल के निर्माण के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में करवाया। इसकी ऊंचाई 237.8 फीट यानी कि 72.5 मीटर है। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली पर उसके शासन काल के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों सबसे पहले जो आया था वह इल्तुतमिश का शासन काल आया था, उसके बाद रजिया का, उसके बाद फिर जो है नसीरुद्दीन, उसके बाद बलबन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। देखिए साथियों, इल्तुतमिश का 1210 से 1236, रजिया का 1236 से 40 और 1246 से 1266 तक नसीरुद्दीन, बलबन का 1266 से 87 ईस्वी तक जो है शासन था। राजा दैवीय अधिकार से संपन्न है। इससे मिलता जुलता सिद्धांत राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो साथियों ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा बलबन, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला प्रथम शासक बलबन था। उसने दरबारियों से कहा था कि राजत्व एक दैवी संस्था है। उसने अपने पुत्रों को राजत्व के संबंध में कहा, राजा के हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो साथियों ऑप्शन है औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य और शाहजहां। तो साथियों ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली आरंभ की और अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के विषय में जानकारी तारीख ए फिरोज शाही यानी बरनी की जो रचना है खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की और रहला इब्न बतूता के नामक ग्रंथों में मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ कराया था? तो साथियों ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बलबन के द्वारा शुरू कराया गया था। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ कराया था। बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इसके अलावा उसने सिजदा और पाबोस प्रथा का अपने दरबार में शुरुआत किया था, जो कि गैर इस्लामी समझा जाता था। बलबन इल्तुतमिश का दास था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण प्रणाली किसके भले के लिए लागू की थी? साथियों ऑप्शन है सैनिकों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, सैनिकों के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई थी। इतिहासकार परमात्मा शरण के अनुसार अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य न्यूनतम वेतन द्वारा ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को रखना था। इतिहासकार मोरलैंड एवं के.एस. लाल के अनुसार मूल्य नियंत्रण नीति जो है केवल दिल्ली में ही लागू थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? ऑप्शन है साथियों गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो साथियों इसका जो ऑप्शन बी होगा वो अलाउद्दीन खिलजी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राजस्व सुधारों को चलाने वाला जो शासक था वह अलाउद्दीन खिलजी ही था, जिसने केंद्रीय शासन व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण भू राजस्व एवं राज्य वृत्त व्यवस्था का व्यापक रूप से पुनरावलोकन किया।
और उसने अपने व्यापक अधिनियमों के द्वारा उन्हें नया स्वरूप प्रदान करके चलाया। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। विश्व को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? तो साथियों ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वह अलाउद्दीन खिलजी होगा। सल्तनत काल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थायी सेना संगठित की। उसने केंद्र में एक विशाल सेना रखी जिसमें पैदल सैनिकों के अतिरिक्त 4,75,000 घुड़सवार थे। खिलजी काल में मंगोलों में प्रचलित सैन्य वर्गीकरण पद विषेक जैसे शब्द जो है अमीरान ए सदा, अमीरान ए हजारा, अमीरान ए तुमन के उदाहरण मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? साथियों ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। साथियों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वह अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन सी। यहाँ सैनिकों को वेतन देने का संबंध नकद वेतन से है। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो साथियों ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, पटियाली और फैजाबाद। तो साथियों ऑप्शन सी इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म एटा उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान में कांसीराम नगर के नाम से है कि पटियाली कस्बे में 1253 ईस्वी में हुआ था। उन्हें कव्वाली गायन के जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय संगीत के ख्याल व तराना गायन का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने गजल, मसनवी, रुबई, काटा, दबैती, तुर्कीबंद की भी रचना की। इनका विशेष योगदान गजल के विकास में था। अमीर खुसरो को पर्शियन तथा हिंदुस्तानी दोनों भाषाओं में लिखने का ज्ञान था। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो ऑप्शन है साथियों फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। इसने अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर खजाइन अल फतूह की रचना भी की थी अमीर खुसरो के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है साथियों इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनबी और मुबारक शाह खिलजी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराकर स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। इसका शासनकाल 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। इस उपलक्ष्य में उसने अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल्लाह आदि की उपाधि धारण की थी। अगला जो क्वेश्चन है तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? साथियों ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को अपने नाम के साथ गाजी या काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। उसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन है साथियों गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वह गयासुद्दीन तुगलक ही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वस्तुतः तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के द्वारा 1320 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ही था। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? साथियों
जो दिल्ली से देवगिरी करने वाला ऑप्शन, उसके लिए ऑप्शन है साथियों इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों दिल्ली से दौलताबाद इसका स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी। ऑप्शन डी इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया गया था। इसके पीछे उद्देश्य कुशल प्रशासन देना था, परंतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने पर भी यह योजना जो है सफल नहीं हो सकी थी। उसने पुनः राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से अगला जो क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी और शेरशाह सूरी। तो साथियों ऑप्शन बी जो होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो था 1296 से 1316 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था, यानी 26 वर्ष तक था। और इब्राहिम लोदी का शासनकाल जो था वो 1517 से 1526 तक था। और शेरशाह सूरी का शासनकाल जो था 1540 से 1545 तक, यानी केवल 5 वर्ष तक था शेरशाह सूरी का। दिए गए विकल्पों में से मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? तो साथियों ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो साथियों ऑप्शन बी जो है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने चांदी के स्थान पर कांसे की मुद्रा चलाई थी, परंतु जनता ने अपने घर पर उक्त मुद्रा को स्वयं ढालना शुरू कर दिया। बादशाह इस प्रवृत्ति को रोक नहीं पाया और यह प्रतीक मुद्रा असफल हो गई थी। साथियों अगला जो क्वेश्चन है, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है साथियों अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने और शेरशाह ने। तो साथियों ये सल्तनत काल है, तो इसमें जो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता है। तो साथियों ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दीवान खैरात नामक जो है विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। इस विभाग द्वारा अनाथों, विधवाओं और गरीब के भरण पोषण एवं उनकी देखभाल का कार्य किया जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह फिरोज शाह तुगलक होगा। ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नहर वह थी जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था। यह 150 मील लंबी थी। साथियों बड़े पत्थरों के ब्लॉकों और न्यूनतम अलंकरण का जो संबंध है वह तुगलक वंश से है। शुद्ध मेहराब का संबंध किससे है? वह साथियों है गुलाम वंश से। और अगला जो क्वेश्चन है वह है अर्ध गुंबद महाद्वार। तो साथियों वह मुगल वंश से ही संबंधित है। दोहरे गुंबद और मोटी दीवारें, तो साथियों इसका जो संबंध है वह लोदी वंश से है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बड़े पत्थरों और ब्लॉकों और न्यूनतम अलंकरण का प्रयोग तुगलक वंश के इमारतों में मिलता है। दोहरे गुंबद का प्रयोग लोदियों के काल में मिलता है। शुद्ध मेहराब इल्तुतमिश के मकबरे में देखने को मिलता है। और अर्ध गुंबद महाद्वार का नमूना मुगल काल में देखने को मिलता है। साथियों अगला जो है उसमें भी मिलान ही करना है। साथियों अमीर खुसरो वह किसके शासनकाल में थे? तो साथियों देखते हैं वो किसके शासनकाल में थे। तो साथियों अमीर खुसरो जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। और जियाउद्दीन बरनी वह किसके शासनकाल में थे? तो साथियों वह फिरोज शाह तुगलक के। और इब्न बतूता साथियों यह मोहम्मद बिन तुगलक के। और मिनहाज उस सिराज जो थे वह इल्तुतमिश के शासनकाल के कवि थे। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, जियाउद्दीन बरनी, फिरोज शाह तुगलक, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, मिनहाज उस सिराज जो है इल्तुतमिश के दरबार से संबंधित थे।
साथियों अगले जो क्वेश्चन है उसमें भी मिलान ही करना है। साथियों इसके जो सलूशन है उस पर सीधे पहुंचते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है सूफी संत थे, चिश्ती सिलसिले के थे। मलिक कफूर को हजारे दिनार कहा जाता था, हजरत दिनारी भी कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रित दाम व राशन बाजार नियंत्रण की शुरुआत की थी। जलालुद्दीन ने दास राजवंश का उन्मूलन कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला जो क्वेश्चन है, मिस्र में इस निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की। साथियों ऑप्शन है मिस्र, सुमेर, ग्रीक और चीन। तो साथियों सुमेर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन विश्व में लिपि कला के आविष्कारक सुमेरियन थे। सुमेरियन कीटाक्षर लिपि न केवल सुमेरियनों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई, अपितु आगे चलकर मेसोपोटामिया की अन्य संस्कृतियों ने भी इसे ग्रहण किया। सुमेरिया में ही सर्वप्रथम व्यवस्थित शिक्षा पद्धति तथा पुस्तकालयों की स्थापना की गई। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। साथियों ऑप्शन है मुगलों से, अफगानों से, ईरानियों से तथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन जो है वह इनमें से कोई नहीं हुए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत को मुख्य रूप से मंगोल आक्रांताओं का भय था, जिन्होंने समय समय पर दिल्ली पर आक्रमण किए। इनके आक्रमण का सल्तनत की आंतरिक व बाह्य नीति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। मूरिस या मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। तो साथियों ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का अरब यात्री था, मोरक्को मूल का अरब यात्री था। विभिन्न देशों की विस्तृत यात्रा के बाद यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1353 ईस्वी में मोरक्को लौटने पर इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन भी प्रकाशित किया। निम्न में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला लेने का दृश्य को भयानक चित्रण किया है। तो साथियों ऑप्शन है इब्न बतूता, बरनी, बदायूनी और अमीर खुसरो। साथियों ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। 1342 ईस्वी में उसने सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया और उसके द्वारा लिखित पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समकालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है। उपर्युक्त कथित दृश्यों का जीवन चित्रण इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो साथियों जो इसका सही सुमेलित है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ होगा। तो साथियों ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शम्स ए सिराज अफीफ ये तारीख ए फिरोज शाही से संबंधित है। शम्स ए सिराज अफीफ ने कई ग्रंथों की रचना की थी, परंतु उनमें से तारीख ए फिरोज शाही ही उपलब्ध है। तबकात ए नसीरी, मिनहाज उस सिराज, फतवा ए जहांगीरी, जियाउद्दीन बरनी तथा रहला इब्न बतूता की रचना है। अगला जो क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जो अफगानिस्तान के गिलजई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल नामक कुटुंब में पैदा हुआ था। उसने 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था। तो साथियों ऑप्शन है अकबर ने, हुमायूं ने, सिकंदर लोदी और शाहजहां ने। तो साथियों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सिकंदर लोदी ने। आगरा को सर्वप्रथम सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। 1586 में जो है
38 ईस्वी तक आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद कासिम। तो साथियों इसका जो इसमें थोड़ा सा विवाद है। लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातुकर्म की पराकाष्ठा है। इसका निर्माण कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा कराया गया। इसे राजा तोमर अनंगपाल द्वितीय द्वारा दिल्ली में लाया गया। साथियों इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, अनंगपाल द्वितीय द्वारा जो है लाया गया था। रणथंभौर क्या है? तो साथियों एक मुगल महल है, एक राजपूत दुर्ग है, खिलजियों की राजधानी है और बौद्ध धर्मों का तीर्थ यात्रा का केंद्र है। तो साथियों एक राजपूत दुर्ग है रणथंभौर। रणथंभौर राजस्थान के राणा हमीर देव का एक किला था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को 1301 ईस्वी में हमीर देव से जीता था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? ऑप्शन है साथियों उर्दू, अरबी, फारसी और तुर्की। तो साथियों ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फारसी। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण दिया और दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय प्रोत्साहन केवल मुस्लिम विद्वानों को ही दिया जाता था जो कि फारसी में लिखते थे। अगला जो क्वेश्चन है, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? ऑप्शन है साथियों 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी और 15वीं सदी। तो साथियों ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में कागज का आगमन 13वीं सदी में माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बाज बहादुर, महावत खान और जहांगीर। तो साथियों बाज बहादुर का संबंध जो है वह रानी रूपमती से था। अगला जो क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? ऑप्शन है कलीमुल्लाह, कलीमुद्दीन, अलाउद्दीन द्वितीय, सिकंदर शाह। तो साथियों ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कलीमुल्लाह। अब अगले क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कलीमुल्लाह बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान था। 1527 में उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य का भी अंत हो गया और उसके भग्नावशेष पर 5 राज्य उठ खड़े हुए। पहला जो था बीजापुर का आदिल शाही राज्य, अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, बरार का इमाद शाही राज्य, गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य और बीदर का बरीद शाही राज्य। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो साथियों ऑप्शन है बहमनी, चोल, विजयनगर और पल्लव। कृष्णदेव राय जो थे वह विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। तालुक्य वंशीय जो थे, कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम राजा तथा समस्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की रचना जो है कृष्णदेव राय ने ही की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी कवि थे, उसी प्रकार तेनालीराम जो है वह किसके दरबारी कवि थे? तो साथियों ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राजा राज और राजेंद्र चोल, टीपू सुल्तान। तो साथियों ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कृष्णदेव राय के दरबारी कवि अष्टदिग्गज का अस्तित्व था जिसमें 8 विद्वान एवं कवि होते थे। तेनालीराम कृष्णदेव राय के ही दरबार में एक दिग्गज विद्वान या कवि थे। इन्होंने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो साथियों ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का, हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय, विजय राय। तो साथियों ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर एवं बुक्का ने की थी, जो प्रारंभ में होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय की सेवा में थे। तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य का भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी के समीप में स्थित है।
अगला जो क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों ऑप्शन है हम्पी मैसूर। साथियों ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वह हम्पी जो है मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित में से किसकी पराजय से समाप्त हुआ? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर राय और बुक्का राय। तो साथियों ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राम राय। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश जो है राम राय की पराजय से समाप्त हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध जो है वह 1565 में 23 जनवरी 1565 में राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में सदाशिव राय के मंत्री राम राय को पराजित किया तथा अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने राम राय का वध कर दिया। इस युद्ध के अंत पूर्ण संहार में हुआ था। इस युद्ध का अंत जो था पूर्ण संहार में हुआ था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेनाओं ने 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा के युद्ध में सदाशिव राय के मंत्री राम राय को पराजित किया था। नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर के किसके शासनकाल में आया था? तो साथियों ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वह अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन है देवराय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन बी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अश्व व्यापारी के रूप में 3 वर्ष विजयनगर में बिताए थे। इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया तथा तत्कालीन समय में प्रचलित सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। अगला जो क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो साथियों ऑप्शन है डूरेट बैरोबोज, वर्नियर, थॉमस रो, निकोली कॉन्टी। साथियों ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, निकोली कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी विजयनगर आने वाला पहला इतालवी यूरोपीय यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत पहुंचा था। यहाँ इसने विजयनगर के शहर में उसके राज दरबार में वहाँ की प्रथाओं, मुद्रा, त्योहारों तथा अन्य विषयों का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? साथियों हम्पी जो है ऑप्शन है चोल, पांड, विजयनगर और चेर। तो साथियों ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। हम्पी वहां की राजधानी थी, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। हम्पी के मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद है। यह स्थान कर्नाटक राज्य के बेल्लोरी जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। वाडियार के शासक कौन थे? साथियों ऑप्शन है मैसूर का देसी राज्य, ट्रावनकोर का देसी राज्य, विजयनगरम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मैसूर का देसी राज्य वाडियार के शासक थे। 1565 ईस्वी में तालीकोटा की युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वेंकट द्वितीय ने के समय में 1612 ईस्वी में मैसूर के वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। यह विजयनगर का ही एक भाग था। ऑप्शन अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल गलत है। पांड्य का बेलूर से कोई संबंध नहीं था। होयसल का द्वार समुद्र से था, यादव का देवगिरी से, काकतीय का वारंगल से उसकी राजधानी थी। पांड्य की जो थी मदुरा जो है राजधानी थी, जिसको मदुरई भी कहा जाता है। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो साथियों ऑप्शन है चेरों की, यादवों की, पांड्यों की और होयसलों की। तो साथियों द्वार समुद्रम होयसलों की राजधानी थी। और यहाँ के अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसके विरुद्ध मलिक कपूर ने आक्रमण कर संधि के लिए बाध्य किया था। अगला जो क्वेश्चन है, गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? साथियों ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। साथियों गोलकुंडा किला जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह किला 400 फीट ऊंचा ग्रेनाइट की पहाड़ी पर स्थित है।
उसके 3 परकोटे हैं तथा उसका परिमाप 7 मील के लगभग में है। इस पर 87 बुर्ज बने हैं। दुर्ग के अंदर कुतुब शाही बेगमों के भवन उल्लेखनीय हैं। और गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो साथियों ऑप्शन है बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर और चेन्नई। तो साथियों ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। ये देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय शासकों के अधिकार में था। 1310 ईस्वी में इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की। खिलजी के बाद यह फिर स्वतंत्र हो गया और 1425 ईस्वी तक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना रहा, किंतु बाद में बहमनी राज्य में मिला लिया गया। मुगल शासक औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही राजवंश का अंत कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? साथियों बीजापुर का जो गोल गुंबद मकबरा है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन है आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह, ताज स्नेटावा और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। गोल गुंबज कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है। आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में हुआ था। गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। साथियों ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुलबर्गा भारत की स्वतंत्रता के पूर्व निजाम राज्य हैदराबाद का एक हिस्सा था। इसकी राजधानी 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है, चार मीनार स्थित है। ऑप्शन ए है सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदनगर, अहमदाबाद और है फतेहपुर सीकरी। तो साथियों ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में बनवाया गया था। यह पुराने शहर के मध्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। अगला जो क्वेश्चन है, बेलूर और हेलविड में निर्माण किए गए मंदिर कब के हैं? तो साथियों ऑप्शन ए है 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और 3री शताब्दी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 12वीं शताब्दी। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेलूर और हेलविड में 12वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक मंदिर का निर्माण कराया था। हेलविड होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। यह कर्नाटक के 2 जिले में अवस्थित है। यहाँ स्थित मंदिरों में हायसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। अगला जो क्वेश्चन है, हेलविड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था, किसके द्वारा? तो साथियों ऑप्शन है राय के द्वारा, होयसल के द्वारा और चोल के द्वारा और पांड्य के द्वारा। तो साथियों होयसल के द्वारा जो है हेलविड में द्वार समुद्र, प्राचीन में द्वार समुद्र वर्तमान कर्नाटक में बेलूर के समीप स्थित है। यह होयसल वंश के राजाओं की राजधानी रही है और यहाँ होयसल नरेश विष्णुवर्धन के होयसलेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया था। अगला जो क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिससे उसने दौलताबाद नाम दिया? तो साथियों ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण सुल्तान ने देवगिरी को राजधानी बनाया था। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे ऑप्शन है महलवारी, पटवारी, इक्तदारी और जमींदारी। तो साथियों ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे इक्तदारी कहा जाता था। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी।
यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैन्य अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग पर के मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का ही उपयोग कर सकते थे। अगला जो क्वेश्चन है वह कुछ वन लाइनर है। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी है। गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। आगरे का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रणाली को सीधे अपने नियंत्रण में रखा एवं भूमि की माप एवं कर का आकलन करने हेतु प्रारंभ किया था। गजनी अफगानिस्तान में अवस्थित है और कृषि मंत्रालय की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। खराज गैर मुसलमानों ने से वसूला जाने वाला भूमि कर था। खराज दरगाह सूफी संतों की कब्र होती थी और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में निर्मित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, बहमनी राज्य में तरफ प्रांत को कहा जाता था। अगला जो है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा जो थी वह फारसी थी। सरकी सुल्तान जौनपुर के पूर्व का सिराज कहते थे और हैदराबाद शहर का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था, जिसने चार मीनार का भी निर्माण कराया था। और बहमनी शासक मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुम्बद बनवाया था। 13वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल को गौड़ नाम से जाना जाता था। बहमनी राज्य का विजयनगर से अक्सर युद्ध होता था। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। सल्तनत काल का अंतर विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से चिकित्सक था। और अगला जो है, राजस्थान की रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। और आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनाया था। सल्तनत काल में बनवाई गई इमारतों में कुतुब मीनार को कीर्ति स्तंभ के रूप में विकसित किया गया। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। दाग पद्धति या घोड़े को दागना और चेहरा पद्धति सिपाहियों की वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री को राणा कुंभा ने बनवाया था। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। अगला जो क्वेश्चन है वह बहमनी राज्य 5 राज्यों में बट गया। ये थे बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बरार इमाद शाही, गोलकुंडा जो है कुतुब शाही तथा बीदर बरीद शाही। अगला जो वन लाइनर है वह अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। चांद बीबी ने अहमदनगर एवं बीजापुर दोनों पर शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम राजवंश का शासन था। अगले वन लाइनर पे चलते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। चार मीनार कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था और 1329 से 1330 के मध्य मोहम्मद तुगलक ने प्राचीन प्रतीक मुद्रा के रूप में ताम्र के सिक्के जारी किए थे। और फिरोज तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग स्थापित किया गया था। और 1512 से 1681 तक गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश का शासन था। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। और भारत में बाजार विनियमन अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। और रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश से ताल्लुक रखती थी। और प्रथम मुस्लिम शासक बलबन ने जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के रूप में समरूप
राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया था। अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के विख्यात कवि थे। चोग्याल सिक्किम के शासक थे और बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक राजवंश का शासन था। सर्वोत्तम विरासत शहर 2011-12 का खिताब वारंगल आंध्र प्रदेश को शहर को मिला है। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के पहले लोधी राजवंश का शासन था। हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। उड़िया कवि सरला दास कपिलेंद्र देव के समकालीन थे। महमूद गजनी ने मुख्यतः भारत की संपत्ति लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। सुल्तान बलबन ने स्वयं को नाइब ए खुदाई या ईश्वर का दूत कहा। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत इब्न बतूता को इब्न बतूता को बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्योंकि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में गजनवी के महमूद ने लूटा था। 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर को युग का रुस्तम एवं उस समय का नायक कहा जाता है। अगला जो वन लाइनर है, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी बलबन में से बलबन जो है ने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी। लोधी राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। साथियों अगला जो अपना टॉपिक होगा वह होगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। साथियों बस आज का अपना जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। साथियों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथियों इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।